नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कामिनी झा। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव के नतीजे अब धीरे धीरे सामने आते जा रहे हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी और मायावती, ये दो जो हैं लोग, उनकी पार्टी और वो किस स्थिति में है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हर किसी की नज़रें आज के नतीजे पर ही रही कि सीधी टक्कर तो मानी गई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में, लेकिन बहन जी जिन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए, दावे किए कि वो मैदान में आ रही हैं, उसके बाद मैदान में एक भी बार उतरती नहीं हैं। उसके बाद उनके जो वोटर्स हैं, जो उन्हें बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, आखिर उन्होंने बहन जी का कितना साथ दिया, इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जूही तोमर है। जूही, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी और मायावती से उनकी जो जनता है, उनके जो वोटर्स हैं, वो अब दूर होते हुए इस उपचुनाव में भी दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगी? देखिए, जिस तरीके से पहले भी हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि मायावती जो हैं वो जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर के पहले मैदान में उतरी थी, लेकिन वो एक्टिवनेस, वो जोश मायावती का बीच में ही ना ही उन्होंने चुनावी को प्रचार किया, ना ही जनता के बीच में दिखाई दी वो। तो ऐसे में कार्यकर्ता या जो उम्मीदवार है वो भी जो अपने लेवल से जितना हो सकता है वो जितना काम कर सकता है वो करेगा, लेकिन जब तक कहते हैं ना कि आपके ऊपर किसी का हाथ ना हो और साथ ना मिले, तब तक आप आगे ही नहीं बढ़ सकते। और उसके लिए ज़रूरी था कि मायावती को भी कहीं ना कहीं ज़मीन में होना चाहिए था, जनता के बीच में होना चाहिए था। और लेकिन जो आज चुनावी परिणाम निकल करके आए हैं सामने कामनी, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि बसपा जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि उम्मीदवारों ने अपनी तरफ से तो कोशिश की, लेकिन उन उम्मीदवारों के ऊपर मायावती का हाथ और साथ दोनों नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में देखिए नतीजे जिस तरीके से सामने अभी आ रहे हैं, ऐसे में 9 सीटों में से बात करेंगे मीरापुर और कुंदर की सीट। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती चंद्रशेखर आजाद को अपना मानती नहीं है। हालांकि वो हर जगह कहते हैं कि बहन जी हमारी नेता हैं, वो एक बार बस इशारा करेंगी और हम उनके पास चले जाएंगे। वहीं मीरापुर सीट पर भी आजाद समाज पार्टी तीसरे नंबर पर रहती है, कुंदर की सीट पर भी आजाद समाज पार्टी तीसरे नंबर पर रहती है, और बहुजन समाज पार्टी या तो 5वें नंबर पर या तो 6ठे नंबर पर। तो वही तो बात है ना कामनी, देखिए ना, चंद्रशेखर आजाद एक्टिवनेस थे, थोड़ा बहुत तो थे ही। हालांकि जब उपचुनाव में प्रचार करने की बारी आई तो उस वक्त उतना नहीं दिखे, लेकिन हाँ, चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से बोलते हैं वो कहीं ना कहीं देखिए यूथ भी चंद्रशेखर आजाद को पसंद करने लग गया है। दलित वोटर्स जो हैं वो भी चंद्रशेखर आजाद को कहीं ना कहीं पसंद करने लग गए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कंटिन्यू रखा और उन्होंने जनता के, वो कई बार जनता के बीच में भी गए, कई बार दलितों की आवाज़ भी बने। आपको कुछ केस भी पता होंगे जिसमें शायद से एक दलित की हत्या हो गई थी, जिसके बाद उसमें भी हाल ही में वीडियो वायरल हो रहा था कि मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा, जिसको लेकर तमाम लोग, मतलब कई लोग उनके विरोध में थे कि ये नेता बन गए तो उनको नशा आ गया। लेकिन ये चीज़ देखने को तो मिली कि वो अपने समाज के लोगों के लिए कैसे तत्पर है। वो तत्पर भी है और अपने समाज के लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं, वो चाहे किसी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हो या किसी भी चीज को लेकर के, लेकिन कम से कम वो जनता के बीच में तो है। वो कामनी, एक कहावत है ना कि जो दिखता है वही बिकता है। जब तक आप जमीन में नहीं होगे, जब तक आप जमीन में दिखोगे नहीं, जनता के बीच दिखोगे नहीं, तो आपको जनता कहाँ से एक्टिव मानेगी। मान लो कामनी, अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हो और आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं कि आप कर सकते हो, और उसी बीच मुझे आपकी हेल्प चाहिए हो या मुझे आपको कोई काम देना हो, तो मैं आपको वो काम तभी दूंगी जब आप उसे बहुत एक्टिवनेस के साथ कर रहे हो। भले ही आपको काम आता हो, लेकिन मैं आपको तब तक काम नहीं दूंगी जब तक आप एक्टिव ना हो उस चीज़ को लेकर के या उसे जिम्मेदारी के साथ निभाओ ना। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मायावती बिल्कुल सुस्त दिखती हैं राजनीति में, और लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से ये एक तरीके से अस्तित्व की लड़ाई हो गई थी कि अब तो कम से कम जीत ना सही, लेकिन कम से कम 10% ही वोट सही अगर मिल पाए तो काफ़ी उनकी पार्टी के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए ज़रूरी था। और इस बार देखा जाए कामनी, तो कहीं ना कहीं जो दलित वोटर्स हैं वो अब बीजेपी और सपा
इन दोनों में बट गए हैं। लेकिन अगर कभी भी मायावती चुनावी मैदान में उतरेंगी तो क्या लगता है, मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ में आया कि इसका आंसर आखिरकार मायावती कब देंगी। क्योंकि देखा जाए जिस तरीके से उन्होंने गठबंधन की भी जब बात हुई, सवाल उठाए थे, गठबंधन को लेकर के सवाल उठाए थे, आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और जब ये सवाल कोई भी मीडिया कर्मी भी पूछेगा कि आप उपचुनाव के पहले, मतलब जब उपचुनाव की सिर्फ घोषणा ही हुई थी, तब आप चुनावी प्रचार में कहीं तो नहीं दिखे, लेकिन उससे पहले आपके अंदर बहुत जोश था। आप ये तक कह रही थी कि जब आप मैदान में आएंगी तो सपा भी चित्त नजर आएगी और बीजेपी भी चित्त नजर आएगी। दोनों डरी हुई हैं, ये तक कहना था। लेकिन इन सबके बावजूद बहन जी और बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से एक्टिव दिखने चाहिए थे, खैर देखिए कार्यकर्ता तो थोड़े बहुत एक्टिव दिखे होंगे, लेकिन बहन जी एक्टिव नहीं दिखती हैं। बहन जी एक्टिव नहीं दिखती हैं। उनके जो भतीजे हैं आकाश आनंद, वो भी एक्टिव नहीं दिखते हैं। हालांकि आकाश आनंद अभी इस उसमें नहीं है कि वो अपने आप जाके पार्टी को संभालें। बहन जी जो कहती हैं वही आकाश आनंद करते हैं, और मतलब बुआ सेट करती है कि भतीजा कहाँ कहाँ रैली करेगा, किस तरीके से रैली करेगा। उसके बाद ये हुआ कि बहन जी खुद तो घर में रहीं, आकाश को भी उत्तर प्रदेश में जमीन पर नहीं उतरने दिया। और ऐसे में कामनी ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार मायावती की जवाबदेही क्या होती है इस तरह के प्रश्न में। क्योंकि देखिए ये प्रश्न सबके मन में है कि आखिरकार मायावती चुनावी प्रचार या जनता के बीच क्यों नहीं दिखी, क्योंकि जिस जोरों शोरों से वो मैदान में उतरने वाली थी, लेकिन वो मैदान में उतरी ही नहीं। बिल्कुल, ये अपने आप में थोड़ा सा हास्यास्पद भी लगता है कि मतलब इस तरीके से आप इतनी बड़े जोश के साथ आप बोलते हो कि आप मैदान में उतरने वाले हो, बीजेपी डरी हुई है आपसे, समाजवादी पार्टी डरी हुई है आपसे, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि आप ही डर जाते हो और आप घर से निकलते ही नहीं हो। और उसके बाद जो नतीजे हैं, नतीजे मुझे नहीं लगता कि किसी को भी सरप्राइज होना चाहिए। इनफैक्ट जो 9 सीटों में से 2 सीटों पर तो बहुजन समाज पार्टी जो है कि 5वें या 6ठे नंबर पर है, लेकिन बाकी की जो 7 सीटें हैं उसमें तीसरे नंबर पर है बहुजन समाज पार्टी, जो मेरे लिए आश्चर्य की बात है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी देखिए जिस तरीके से मैदान में नहीं थी, हालांकि ये कहा जा सकता है कि जो प्रत्याशी जहां जहां थे उन लोगों ने अपनी पूरी मेहनत की, पूरे मैदान में उतरे। हालांकि लेकिन देखिए मतलब कुछ प्रत्याशियों से जब ऑफ कैमरा बात किया गया तो उन्होंने यही बोला कि बहन जी ने हमें टिकट तो दिया लेकिन हमें अनाथ छोड़ दिया, हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो ये अपने आप में सोचिए कि अब वो व्यक्ति क्या उस पार्टी में रहना चाहेगा। कामनी एक और बात है जो मेरे दिमाग में ये कि जब उपचुनाव को लेकर के बातें हो रही थी, तमाम विपक्षी दल और लगातार काफी बयानबाजी चल रही थी, लेकिन उस बीच मायावती का एक और जो था वो ये कि मैदान में आएंगे, ठीक है, हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो जनता के बीच जाएंगे, बैठकें हो रही थी लगातार बसपा की, ठीक है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ मायावती को कि वो पूरे चुनाव में दिखी ही नहीं। ये वाकई में अपने आप में आपके दिमाग में एक सवाल तो खड़ा करता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। ऐसी कौन सी रणनीति बना रही हैं, ऐसी कौन सी राजनीति दाव खेलने का, क्योंकि समय तो चला गया जिसमें आपको राजनीति दाव खेलना था, जिसपे आपको पासा फेंकना था ना, तो आपने पासा फेंका ना ही आपने किसी तरह का दाव चला। तो अब ये दाव कहाँ वो यूज करने वाली है, या कोई ऐसी प्लानिंग, या सवाल अब भी यही है कि आखिरकार किसी को जिताने की कहीं साजिश तो नहीं थी है। हालांकि जिस तरीके से कि इंडी गठबंधन जो है वो सवाल उठाता रहता है, वो बोलता रहता है कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी पार्टी की तरह ही काम करती है। अगर जो ही आप उत्तर प्रदेश की जो नतीजे आ रहे हैं अगर उनको देखेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, वो बहुजन समाज पार्टी से बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाई देती है। तो ये अपने आप में सवाल है कि देखिए एक हैदराबाद से नेता आते हैं और इस तरीके से जमीन पर मुसलमानों के वोट लेकर चले जाते हैं। आप उत्तर प्रदेश की नेता हैं, सबसे बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो पहले मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश की जिन्होंने लगातार 5 साल का टेन्योर अपना कंप्लीट किया था। उसके बाद में आपसे दलित वोटर भी खिसकते हैं, आपसे कहीं ना कहीं जो मुस्लिम जो आपको सपोर्ट करते थे वो भी आपसे खिसकते हैं। वहीं हैदराबाद से कोई आता है और कुछ ही दिन की रैलियों में वोट धड़ाधड़ लेके चला जाता है। हाँ, अगर हम बात करें ओवैसी की भी तो उन्हीं के लिए वो पीछे हटे ही नहीं। हालांकि उन्हें भी पता चल रही है कि आखिरकार यहाँ पर ताकत किसकी है, लेकिन वो तो पीछे नहीं हट रहे हैं ना उस चीज से। ये मैदान में है तो
क्योंकि कभी कभी ना जीत हार से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है मैदान में डटे रहना, क्योंकि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो आपके अनुकूल नहीं होती हैं, लेकिन उस वक्त आपका यही साहस देखा जाता है कि बिना हार के डर के आप कब तक मैदान में डटे हुए रहते हैं। वही बात है कामनी, और सवाल सबके मन में यही है कि आखिरकार, क्योंकि देखा जाए पूरे तरीके से जो मायावती के पास एक रास्ता भी जो था वो भी उन्होंने खो दिया। बिल्कुल। क्योंकि कहते हैं ना कि 100 दरवाजे बंद थे, लेकिन जब एक रास्ता खुला भी था उनके लिए तो उन्होंने उसमें भी जोश नहीं दिखाया और वो पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। क्योंकि देखिए अब उपचुनाव के जो परिणाम भी निकल के सामने आया उसमें भी अभी तक मायावती का किसी भी तरह का कोई ट्वीट नहीं निकल करके सामने आया। जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस वक्त भी हालांकि मायावती बहुत अच्छे से लोकसभा चुनाव के वक्त में भी देखा जाए तो मायावती ने वोट करके बोला था कि आप अपने मताधिकारों का उपयोग करें, जाएं घर से बाहर निकले वोट करें। लेकिन इस बार की वोटिंग में बात करें तो उसमें भी उनकी तरफ से कोई ट्वीट ऐसा नहीं आता। अब मतलब चुनाव में जिस वक्त जो ही वोटिंग हो रही थी उस वक्त भी जिस तरीके की खबर आ रही थी, तमाम वीडियोस हमने देखे कि किस तरीके से वोटर्स का कहना था कि पुलिस वोट नहीं दे रही है, पुलिस का कहना था पथराव कर रही है। उस वक्त उस समय लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी एक्टिव थी, एक्स पर अखिलेश यादव भी एक्स पर एक्टिव थे, लगातार पोस्ट किए जा रहे थे कि ये गलत है, ये है, लेकिन उस वक्त बहन जी का ट्वीट नहीं आता है। उस वक्त बहन जी कुछ नहीं बोलती हैं, बिल्कुल साइलेंट दिखाई देती हैं, जैसे कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। अगर मतलब मेरा ये मानना है जूही कि अगर आपको पता है कि आप हार भी रही हो तब तो आप और ब्लाइंडली सवाल उठा सकते हो ना। अगर आप जीत रही होती तो चलिए आपका चुप रहना समझ आता कि मैं क्यों बोलूं कि इस तरीके से वोट क्यों डाले जा रहे हैं, लेकिन आप तो हार रही थी तो आपको तो और अच्छे से बोलना चाहिए था। अच्छा, मैं ये देख रही थी, मैंने कहा कि क्या पता मायावती ने पोस्ट किया हो और मुझसे छूट गया हो पढ़ना, लेकिन अगर आप मायावती का ट्वीट देखेंगी, एक्स पर उनका जो वो है प्रोफाइल है उस पर जाएंगे तो मायावती ने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को लेकर तो किया है, हालांकि उपचुनाव को लेकर भी कि वोट दें ये अपील की है, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे थे, हंगामा देखने को मिल रहा था, पुलिस कर्मी जो थे उन्हें सस्पेंड तक किया चुनाव आयोग ने, उसके बावजूद मायावती की तरफ से कोई ट्वीट, कोई भी सवाल निशान नहीं उठाया जाता। क्या लगता है कामनी, मायावती ने सारा फोकस महाराष्ट्र और झारखंड में ही डाल दिया है जिसकी वजह से उपचुनाव में उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वो एक उम्मीदवारों के ऊपर डिपेंड हो गई? देखिए, वो डिपेंड हो गई ये नहीं कहा जा सकता। आप डिपेंड तब हो जाते ना जब आपने एक कहते हैं अच्छी मजबूत ज़मीन अपने कार्यकर्ताओं को या अपने उम्मीदवारों को दिया हो। और महाराष्ट्र और झारखंड की अगर यहाँ पर हम बात करें तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो दलित हैं उन्हें टारगेट करने की या उन्हें रिझाने की कोशिश की जा रही है, और कुछ गलत नहीं है। अगर हैं और वोट्स हासिल किया जा सकता है तो निश्चित रूप से किया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि वहाँ के दलित भी तो यही कहेंगे ना कि जब यूपी के दलितों ने आपका साथ दिया, आपने उन लोगों के लिए क्या किया। अगर मायावती के गांव की हालत देख ली जाए, बादलपुर की, तो क्या स्थिति है वहाँ पे। वहाँ पर महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय है। वहाँ पे साफ सफाई को लेकर मतलब, क्योंकि देखिए जब देखा जाता है कि मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, जब इनके क्षेत्र की तरफ देखा जाता है तो दिखता है कि हाँ भाई यहाँ से कोई नेता था, मतलब कोई व्यक्ति था जो नेता बना, उसने यहाँ का काया पलट कर दिया। लेकिन मायावती वो तमाम चीजें नहीं करती हैं ऐसे में, और जिस तरीके से चुनावों से गायब रहती है उत्तर प्रदेश की, मानो उत्तर प्रदेश के दलितों और जो उनके वोटर्स रहे हैं उनसे उनका कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे में वो दूसरे राज्य के जो दलित होंगे वो वही देख के कहेंगे ना, जो ही आप और हम भी तो किसी के पिछले काम को देखकर ही जज करते हैं कि वो कैसा करेंगी, कैसा नहीं करेंगे। और आपके पास ताकत था तब आपने क्या किया, आपके पास ताकत नहीं है तब आप अपने लोगों के लिए कितनी खड़ी हुई, ये भी महत्वपूर्ण है, जो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल खत्म होता हुआ मायावती का दिखता है। तो वही है, ऐसे में यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है इस वक्त कि आखिरकार क्या वजह रही जो मायावती ने उपचुनाव से अचानक से ही दूरी बना ली। क्योंकि जिस तरीके से जोश के साथ उतरी थी वहीं वो कमान आकाश आनंद को भी दे सकती थी कि तुम उपचुनाव को देखो और मैं महाराष्ट्र और झारखंड को देखती हूँ, ये भी हो सकता था। लेकिन उन्होंने आकाश आनंद को भी मौका नहीं दिया, और लेकिन अभी भी मुझे जवाब का इंतजार है। बिल्कुल, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको वो करना चाहूंगी कट कि आकाश आनंद को जिस तरीके से मायावती ने मैदान में नहीं उतारा, तो कहीं ना कहीं मायावती शायद ये सोच रही हैं कि परिस्थितियां ऐसी हो कि आकाश आनंद की झोली में एक जीत दी जा सके,
क्योंकि जिस तरीके से अगर आप कांग्रेस की कंडीशन देखेंगी, 2014 के बाद से कांग्रेस हादसे पर जा रही थी और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी सोनिया गांधी, उन्होंने लगातार कोशिश की कि राहुल गांधी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया जा सके कि उनकी झोली में जो ना एक विजय और एक जीत मिल सके, जो वो दिखा सके तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, तमाम बीजेपी के लोग जो नेपोटिज्म का आरोप लगाते रहते हैं, परिवारवाद का आरोप लगाते रहते हैं, उन लोगों को वो लगातार कोशिश करते हैं। अगर आप गुजरात चुनाव, अगर आपको याद होगा 2017 में जिस तरीके से 77 पर कांग्रेस रहती है, 99 पर लाकर बीजेपी को समेट देती है कांग्रेस, तो उस वक्त क्या था, राहुल गांधी को जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, हालांकि उन्होंने बाद में उस पर से इस्तीफा दे दिया, उन्होंने बोला मैं नहीं बनूंगा। तो ये चीज अपने आप में महत्वपूर्ण है कि क्या पता मायावती भी ऐसा ही कुछ प्लान कर रही हो, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या आप इस स्थिति में हैं कि आप ऐसा प्लान कर पाएंगी, क्योंकि आपके पास तो 10% भी वोट नहीं है। अब वही बात है कामनी की, अब ऐसे में यही सिर्फ जवाब का इंतजार है, क्योंकि देखिए आपके भी मन में काफी सवाल है कि आखिरकार वो मैदान में क्यों नहीं है, और यही सवाल जो है जनता के सामने भी है कि आखिरकार वो मैदान में क्यों नहीं रही, और जिसके वजह से कहीं ना कहीं वोटर्स जो है कामनी देखिए अपना रुख बदल चुके हैं, है ना। जो हो सकते थे, मतलब जो मायावती के लिए खड़े भी हो सकते थे, उन्होंने भी अपना अपना रास्ता अलग चुन लिया, या तो बीजेपी में गए या फिर सपा के में। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार मायावती की क्या कुछ जवाबदेही इस पूरे उसमें आती है, क्योंकि इंतजार आपको भी और हमें भी। और इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स पे बताइए, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर भी करें। तब तक लिए दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।